हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी के द्वारा डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसिपल क्लास 2 असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एग्जाम 2024 के पार्ट बी में इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की 4 यूनिट दी गई हैं और इसके अलावा इंजीनियरिंग की 6 यूनिट हैं। तो हमने अभी वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के पार्ट को अभी हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने 3 यूनिट कंप्लीट करी ही। लास्ट वाली यूनिट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, यह भी हमारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, स्वॉट एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका वीडियो हम जल्दी ही अवेलेबल करा देंगे और अलग से हमने स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की वीडियो की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बना दी है, आप वहां से इनको क्रम से वॉच कर सकते हैं। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंजीनियरिंग जो पार्ट है उसमें 6 यूनिट दी गई हैं, उसमें से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके अंतर्गत यह पार्ट कवर करेंगे, जिसमें कि फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। इसमें यदि बात करें तो पहला टॉपिक है फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम, लामीज थ्योरम, laws of Coulomb friction, equilibrium bodies involving dry friction, ये हो जाएगा 6वां टॉपिक, और बेल्ट फ्रिक्शन 7वां टॉपिक। तो इन 7 टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिसमें कि मैं थ्योरी के साथ आपको लास्ट में कुछ इनके एमसीक्यू भी कराऊंगा, जिससे कि ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में फोर्स, सबसे पहला टॉपिक है फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो यदि बात की जाए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे पहला टॉपिक है फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्स क्या है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ए फोर्स इज ए पुश और पुल दैट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में या साइंस में हम फोर्स क्या करता है, कोई भी वस्तु यदि स्थिर है तो उसको गतिमान लाने में, यानी मोशन करने के लिए, और या फिर कोई वस्तु मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए कार्य करता है। डिफाइंड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये जो फोर्स की यदि डेफिनीशन की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन क्या है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इन 3 पॉइंट से डिसाइड किया जाता है। ए फोर्स सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिंगल बॉडी। यदि हम बात करें सिस्टम ऑफ फोर्सेस की, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो कोई भी एक बॉडी है उसमें जितने सारे यदि एक से अधिक बल लग रहे हैं या फोर्स लग रहे हैं तो वह सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहलाते हैं। किसी सिंगल बॉडी में जितने भी प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, यदि मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं तो वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहला जाता है। एंड इंजीनियर्स एनालाइज दीज सिस्टम बाय फाइंडिंग देयर रिजल्टेंट एंड कंसीडरिंग क्लासिफिकेशन लाइक कोप्लानर या और कॉन्करेंट टू प्रिडिक्ट्स द बॉडीज ओवरऑल बिहेवियर एंड डिजाइन स्ट्रक्चर सेफली। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस के जरिए इंजीनियर्स बल का प्रकार या फोर्स का प्रकार जानकर, उसका बिहेवियर जानकर, बॉडी का बिहेवियर कैसा होगा और उसका कोई डिजाइन स्ट्रक्चर सुरक्षित रूप से बनाते हैं। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स इज एन एक्शन दैट काजेज ए change in an object's motion or state of rest. To completely describe a force you need to know its, सबसे पहले मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो हाउ स्ट्रॉन्ग द फोर्स, मैग्नीट्यूड यह दर्शाता है कि फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग होगा। डायरेक्शन हमको द ओरिएंटेशन ऑफ द फोर्स एक्शन, एक्शन को दर्शाता, फोर्स जो है या बल एक सदिश राशि है जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन,
द स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। अब बात करें यदि फोर्स सिस्टम की, तो ये फोर्स सिस्टम इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी साइमल्टेनियसली। एक साथ यदि किसी बॉडी में दो या दो से अधिक फोर्स कार्य कर रहे हैं तो वह फोर्स सिस्टम कहला जाता है। एनालाइजिंग दिस सिस्टम इज क्रूशियल फॉर इंजीनियरिंग बिकॉज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मल्टीपल फोर्सेस डिटरमाइन हाउ एन ऑब्जेक्ट विल रिस्पॉन्ड। मल्टीपल फोर्सेस का रिस्पॉन्स जानकर या कंबाइन उसका इफेक्ट क्या होगा, इससे इंजीनियर्स डिटरमाइन करते हैं कि बॉडी किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगी। क्लासीफाइंग फोर्स सिस्टम, यदि वर्गीकरण देखें फोर्स सिस्टम का, तो फोर्स सिस्टम आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द फोर्सेस लाइंस ऑफ एक्शन। तो कोप्लेनर वर्सेस नॉन कोप्लेनर, इनका भी प्रश्न बन सकता है टाइप से, फोर्स सिस्टम के टाइप से। तो कोप्लेनर ऑल फोर्सेस लाई विद इन द सेम प्लेन, यानी टू एक ही प्लेन में, तो कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब हुआ फोर्सेस डू नॉट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दे एक्ट इन डिफरेंट प्लेन्स। तो इसका 3D में कहला जाएंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स। कॉनकरेंट वर्सेस नॉन कॉनकरेंट, तो कॉनकरेंट का मतलब है द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस इंटरसेक्ट एट ए सिंगल कॉमन पॉइंट। कॉनकरेंट मतलब एक सिंगल पॉइंट में सभी फोर्सेस की लाइन जो है इंटरसेक्ट करे। नॉन कॉनकरेंट का मतलब है द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट में किसी भी पॉइंट में इंटरसेक्ट ना करे। पैरेलल वर्सेस नॉन पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब है द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू वन अनदर। नॉन पैरेलल का मतलब है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस आर नॉट पैरेलल। नॉन पैरेलल में लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल नहीं रहेंगी। फिर एक है कोलिनियर, तो ऑल फोर्सेस लाई ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, सभी फोर्स lie on the same line of action. General, a system that is neither concurrent nor parallel and may be non coplanar। जनरल फोर्स सिस्टम होता है ऐसा सिस्टम जिसमें कि ना तो concurrent हो, ना ही पैरेलल और ना ही कोप्लेनर हो फोर्स सिस्टम। बाई अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग फोर्स सिस्टम इंजीनियर्स कैन, इंजीनियर फोर्स सिस्टम के द्वारा क्या निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स which is a single force that produces the same net effect as the entire system of forces, calculate the torque। another key concept in statics, predict an object's behavior ensuring structural stability in the safe design of the bridges, building and mechanical system। concept for analyzing force system, analyzing force system involves concept like the resultant force which is a single force equivalent to the entire system and the resolution of a force, breaking a force system component, the moment of a force measures its rotational effect, a force can be replaced by an equivalent force, couple system। Free body diagram are used to visualize all external forces on a isolated body। तो ये FBD वाला टॉपिक अलग से भी है, तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम MCQ देख लेते हैं। फोर्स क्या है और सिस्टम ऑफ फोर्सेस का हमने एक जनरल आइडिया लिया, बेसिक। अब इसके बाद इनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं तो देखते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसमें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर, यह आएगा डी ऑप्शन। और न्यूटन भी इसका जो है मात्रक रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग SI यूनिट ऑफ फोर्स, प्रश्न बन सकता है, सरल प्रश्न भी बन सकता है। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन से भी इसको SI मात्रक न्यूटन भी कहला जाता है। विच लार्ज स्टेट्स दैट ए बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन
अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट्स। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, स्टेट में है तो स्टैटिक अवस्था में रहेगी, यदि जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाया जाए। यदि वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रही आएगी, और यदि वह मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक कोई बाहरी उस पर बल ना लगाया जाए। व्हाट आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन ए फोर्स? तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यह प्रश्न बेसिक है। अंडर व्हाट कंडीशन आर टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन कहलाती है? तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोलिनियर, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये तीनों ऑप्शन होने चाहिए इक्विलिब्रियम में। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बराबर हो, कोलिनियर हो फोर्स, और अपोजिट इन डायरेक्शन। एक यदि इस दिशा में है तो एक अपोजिट दिशा में होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट फोर्स इन द सिस्टम, the force that maintains equilibrium, a force that has the same effect as the two forces combined। इसका सी ऑप्शन राइट है, a force that has the same effect as the two forces combined। what is a coplanar force system? इसमें forces act only in one direction, all forces lie in the same plane। coplanar में all forces lie in the same plane। बी ऑप्शन राइट है। व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स यूज्ड फॉर? इसका जो राइट आंसर है बी है, डिटरमाइनिंग रिजल्टेंट ऑफ टू कनकरेंट फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग रिजल्टेंट ऑफ टू कनकरेंट फोर्सेस फॉर टू परपेंडिकुलर forces of 5n and 12n, the magnitude of the resultant is। तो इसमें सीधे हम इनका स्क्वायर करके पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ये 169, इसका अंडर रूट आ जाएगा 13, तो 13 न्यूटन राइट आंसर। व्हाट मस्ट बी सेटिस्फाइड द इक्विलिब्रियम ऑफ ए नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम? तो इक्विलिब्रियम की स्थिति में यह है, डी ऑप्शन जो है राइट रहेगा। समेशन जो है 0 आ जाएगा सभी चीज़ों का। अकॉर्डिंग टू वर्गेन्स थ्योरम द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट द सेम पॉइंट। अब इसमें हमने पहला टॉपिक जो दिया गया था हमारे सिलेबस में उसको हमने कवर कर लिया, फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्स। मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, काफ़ी बेसिक प्रश्न है, तो एक समझ विकसित करने के लिए ये आपको काफ़ी मदद करेंगे। इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। सबसे पहले मैं थ्योरी बताऊंगा और इसके बाद हम लास्ट में इसके एमसीक्यू करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, देखिए, द इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी रेफर्स टू द कंडीशन इन विच द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कंडीशन ऐसी हो कि जब बॉडी रेस्ट में हो या मूविंग में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड नॉट रोटेटिंग और एक्सीलरेटिंग, वह घूम ना रही हो ना ही मूव कर रही हो, एक्सीलरेट या चल रही हो। इन अदर वर्ड ऑल द फोर्सेस इन मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी आर बैलेंस्ड। मतलब एक बैलेंस्ड बॉडी हो, उस पर जो भी फोर्स एंड मूवमेंट एक्टिंग कर रहे हो बॉडी उस पर बैलेंस्ड होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। मैथमेटिकली इसको ऐसे दर्शाते हैं, दिस मीन्स द बॉडी डज नॉट एक्सीलरेट लीनियरली। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज जीरो,
मैथमेटिकली ये टॉर्क summation of torque equal to 0. This means the body does not rotate or has constant angular velocity. Condition for rigid body equilibrium, तो इसमें दो कंडीशन है. For a rigid body to be in complete equilibrium, both condition must be satisfied. F summation F equal to 0 और summation rotational equilibrium इक्वल टू 0 या टॉर्क इक्वल टू 0. अब रिजिड बॉडी से संबंधित एमसीक्यू देखते हैं. ये रिजिड बॉडी इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम व्हेन बोथ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क आर 0. यह ऑप्शन रहेगा सी. इक्विलिब्रियम में तभी कहलाएगी, आईएमपी प्रश्न है, एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी कहलाएगी जब नेट फोर्स उसमें जो लग रहा है नेट टॉर्क दोनों 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी इज. तो नेट फोर्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए. बी ऑप्शन राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस डज नॉट अफेक्ट द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी. तो इसमें फोर्स पासिंग थ्रू द एक्सेस ऑफ रोटेशन. ए ऑप्शन इसका राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म बीम इज हिंज्ड एट वन एंड एंड हेल्ड हॉरिजॉन्टली बाय ए वर्टिकल केबल एट द अदर एंड. which force does not contribute to the torque about the hinge. तो रिएक्शन एट द हिंज. सी ऑप्शन इसका राइट है. पांचवा प्रश्न फॉर ए रिजिड बॉडी टू बी इन कंप्लीट स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोथ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क इज 0. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम में. तीसरा टॉपिक है एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम. तो इसको हम डायरेक्ट सीधे एमसीक्यू से ही कवर कर रहे हैं. तो व्हाट इज ए फ्री बॉडी, ये तीसरा टॉपिक है. टोटल 7 टॉपिक हमको पढ़ना है. व्हाट इज ए फ्री बॉडी डायग्राम. तो इसमें सी ऑप्शन राइट है. डायग्राम शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी. ए फ्री बॉडी डायग्राम रिप्रेजेंट्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने भी सिंगल फोर्सेस उसमें काम कर रहे हैं, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस उसको फ्री बॉडी डायग्राम जो है शो करता है. इन ए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन विच फोर्सेस और एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. तो इसमें बी राइट आंसर है. ग्रेविटी एंड नॉर्मल फोर्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन फ्रिक्शन इज absent. So only gravity and the normal force act. Which of the following is not shown in a free body diagram? Tension force, weight of the object, forces applied by the object on the other object, normal force. तो C ऑप्शन यहाँ पर राइट है. forces applied by the object on other object. FBD only includes forces acting on the object, not forces exerted by the object on others. For a body in equilibrium, the net force shown in a free body diagram must be 0. For a body in equilibrium, the net force shown in a free body diagram must be 0. B option. Equilibrium means all forces cancel out, so the net force is 0. Next question है block is hanging by a rope. In its FBD, which forces are present? तो टेंशन एंड वेट आएगी. The rope pulls up tension and gravity pulls down to weight. A block is hanging by a rope in its free body diagram. क्या क्या कौन कौन से फोर्स प्रेजेंट रहेंगे? तो टेंशन एंड वेट. इन AFBD which direction is weight? Gravitational force always acting. तो इसमें towards the center of the earth. B ऑप्शन राइट है. weight always acts vertically downward toward the earth. इस तरह से यदि अर्थ है तो डाउनवर्ड वर्टिकली रहेगी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू आइसोलेट द ऑब्जेक्ट इन ए फ्री बॉडी डायग्राम. तो सी ऑप्शन है कि टू एनालाइज ओनली द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. आइसोलेटिंग द ऑब्जेक्ट
helps focus only on forces acting on it। अब नेक्स्ट जो चौथा टॉपिक है लामीज थ्योरम। ये भी टू द पॉइंट जो सिलेबस दिया गया है उसी का बेसिक एक आइडिया आपको बता रहे हैं, और इनसे की समझ विकसित होने के बाद आप एडवांस क्वेश्चन भी इनके कर सकते हैं। लामीज थ्योरम इज ए प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल अंडर थ्री कोप्लेनर concurrent and non-collinear forces। इट स्टेट्स दैट, इसकी परिभाषा से भी प्रश्न आ सकता है, इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री कोप्लेनर concurrent and non-collinear forces then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। तो इसमें इफ ए बॉड ये इक्विलिब्रियम की अवस्था में होता है और थ्री कोप्लेनर concurrent एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेज, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनली टू द साइन एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। साइन एंगल के प्रोपोर्शनल रहेगा जो दो अदर फोर्स हैं उनके बीच बीच में। तो ये है F1 F2 F3। तो साइन एंगल है अल्फा बीटा और ये तो आपस में ये बराबर है। इफ थ्री फोर्सेस मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका भी प्रश्न आ सकता है। F1 F2 एंड F3 एक्ट ऑन ए पार्टिकल एंड कीप इट इन इक्विलिब्रियम एंड द एंगल्स अपोजिट टू दीज फोर्सेस आर अल्फा बीटा एंड गामा। देन F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन जो है गामा, अल्फा बीटा गामा। F1 इनके बीच का एंगल F2 एंड F3, F1 F3 बीटा के बीच का। ठीक है, तो इसको ऐसे रखना जैसे अल्फा अल्फा के बीच का जो फोर्स है F2 उसको नहीं लेंगे, F1 है तो साइन अल्फा, F2 है तो साइन बीटा, उनके बीच का एंगल वह क्वांटिटी नहीं रहेगी। F1 एंड F3 के बीच में F2, तो बीटा वाले के उसमें आ जाएगा ये। कंडीशन फॉर लामीज थ्योरम, द फोर्स मस्ट बी एग्जैक्टली थ्री। लामीज थ्योरम की कंडीशन यह भी आईएमपी है। द फोर्स मस्ट बी एग्जैक्टली थ्री, दे मस्ट बी कोप्लेनर लाई इन द सेम प्लेन, दे मस्ट बी concurrent meet at a single point, they must be non-collinear not acting along the same line, the system must be in equilibrium। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लामी थ्योरम। देखिए एक कोप्लेनर concurrent और नॉन कोलिनियर और इक्विलिब्रियम होना चाहिए और थ्री फोर्स होना चाहिए मस्ट बी। और इसकी कंडीशन F1 साइन अल्फा, ठीक, जो अल्फा के बीच का कोण रहेगा F2 एंड F3 के बीच का। ये जो हमने F1 लिया है तो अल्फा का कोण जो रहेगा F2 एंड F3। इसी तरह से F2 का कोण इसमें साइन बीटा, तो बीटा का कोण रहेगा F1 एंड F3 के बीच। F3 के नीचे आ जाएगा साइन गामा, जो गामा कोण रहेगा वो रहेगा F1 एंड F2 के बीच। इस तरह से प्रूव कॉन्सेप्चुअल यदि देखें तो ये पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम अंडर थ्री फोर्सेस मीन वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस जीरो होना चाहिए। ये कई जगह इसका यूज होगा वेक्टर सम। इफ यू रिप्रेजेंट द फोर्स हेड टू टेल दे फॉर्म ए क्लोज ट्रायंगल अप्लाइंग साइन रूल इन दिस ट्रायंगल। ये साइन रूल हमने तो इस पे लगाया तो वही जो लामीज थ्योरम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो प्रूव हो जाएगा। एप्लीकेशंस टू सॉल्व इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग थ्री फोर्सेस ओनली, वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैटिक्स। लामीज थ्योरम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को थ्री फोर्स ओनली में सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। वाइडली यूज इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैटिक्स, इसका यूज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्टैटिक्स सांख्यिकी में बहुत होता है। एग्जाम्पल है ए बॉडी सस्पेंडेड बाई टू स्ट्रिंग्स एंड इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स वेट प्लस टू टेंशन, यूज्ड इन क्रेन आर्म्स, टाई सपोर्ट पुलीज, इलेक्ट्रिक पोल्स विथ केबल एटसेट्रा।
यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 3 फोर्स F1 F2 एक्टिंग एट ए पॉइंट। तो एंगल बिटवीन अपोजिट टू F1 ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, अपोजिट टू F2। द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 अपोजिट टू F3। द क्लोज ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस कन्फर्म इक्विलिब्रियम। इसमें यदि एग्जाम्पल देखें, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बन सकता है। लामीज थ्योरम, body is suspended by two string making angle of 60 degree and 45 degree with the horizontal supporting weight of 100 Newton. Find the tension in the two strings. This is solved by using Lami's theorem without resolving force into component. तो इसको इस टाइप के आप सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जाम्पल जो है, लामीज थ्योरम प्रोवाइड ए शॉर्टकट टू सॉल्व इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एग्जैक्टली 3 कनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस यूजिंग द रिलेशन। तो इसकी लामीज थ्योरम की यह मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन 3 कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। 3 होना जरूरी है। According to Lami's theorem, if their concurrent forces keep a body in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. Lami's theorem states that for 3 concurrent forces PQR, तो इसमें ये PQR ऐसा आ जाएगा, साइन A, साइन B और साइन C। In Lami's theorem, the angle opposite to a force is taken between the angle opposite to a force is taken between, जैसे कि एंगल है अल्फा, ठीक, F1 फोर्स है, इसके अपोजिट में F2 एंड F3। तो F2 और F3 के बीच में द अदर 2 फोर्सेस। तो याद रखिएगा, द एंगल अपोजिट टू ए फोर्स इज टेकन बिटवीन अदर 2, F2 एंड F3 वाला ले लेंगे। Which of the following is a correct application of Lami's theorem to find unknown force in a system of 3 concurrent forces in equilibrium? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अब एक टॉपिक है हमारा, 5वां टॉपिक है कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। इसमें देख लेते हैं सिलेबस में। देखिए, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमने देख लिया। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी देख लिया हमने, फ्री बॉडी डायग्राम देख लिया और लामीज थ्योरम, 4 टॉपिक देख लिए। अब लॉज ऑफ कूलॉम फ्रिक्शन 5वां टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज यानी ड्राई फ्रिक्शन और बेल्ट फ्रिक्शन, ये देखना है। 3 टॉपिक और हैं हमारे। तो कूलॉम्स लॉ ऑफ, ये 5वां टॉपिक है, कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन स्टेट दैट द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 ड्राई सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स प्रेसिंग देम टुगेदर independent of the contact area and acting in the direction opposite to the relative motion। यह दिया गया है इस तरह से। The relationship is often expressed as FF mu Fn, where EF FF is the maximum static or kinetic friction force, mu is the coefficient of friction, and Fn is the normal force. The 3 core principles are the frictional forces opposite to motion, directly proportional to the normal force and independent of the contact area. Coulomb's law of friction. Friction is proportional to the load pressing the solid together and almost independent of the area of contact। तो याद रखना है, Coulomb's law of friction is defined as the principle stating that the shear force necessary to induce relative sliding between
two contacting bodies is directly proportional to the normal force acting on them, with the coefficient of friction serving as the constant of proportionality. कूलाम्ब घर्षण को किस नाम से, शुष्क घर्षण के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क घर्षण है जिसे कूलाम्ब घर्षण भी कहते हैं। संपर्क में आने वाली दो ठोस सतहों के बीच लगने वाला एक बल है। यह बल संपर्क क्षेत्र पर वितरित होता है और हमेशा उस दिशा में कार्य करता है जो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करते हैं। इसके एमसीक्यू की बात करें तो कूलाम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। कूलाम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन स्टेट दैट द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्सेज directly proportional to the normal reaction, F equal to mu n, where F is limiting friction, n is normal reaction और mu जो है कोफिशिएंट है। According to Coulomb's law, the direction of frictional force is opposite to the applied force. Friction always resist relative motion. The coefficient of friction mu is defined as the ratio of force to normal reaction, limiting force friction to normal reaction, ये IMP है, limiting friction to normal reaction. The angle of friction is the angle between a normal reaction and resultant reaction. Tan phi equal to mu, where phi is the angle of friction. If the coefficient of friction is 0.5, then the angle of friction is 45 डिग्री। फाई ये वाले से कर लेंगे हम, tan फाई इक्वल टू म्यू है, तो इसको रिवर्स करने पर ये 45 डिग्री के लगभग आ जाएगा। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिफोर मोशन स्टार्ट्स, बी ऑप्शन राइट है। द एंगल ऑफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स फाई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छठवां टॉपिक, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी विथ ड्राई फ्रिक्शन। तो ड्राई फ्रिक्शन है अकर्स बिटवीन टू सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ड्राई फ्रिक्शन कब होगा, जब संपर्क में रहेंगी टू सॉलिड बॉडी या सरफेस। इट रेजिस्ट्स रिलेटिव मोशन और इम्पेंडिंग मोशन। टाइप्स हैं इसके, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है अपोज इम्पेंडिंग मोशन वेरीज फ्रॉम 0 अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट फॉर ए गिवन सरफेस वंस मोशन स्टार्ट्स। इसकी ये स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल। एन का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ पर म्यू एस म्यू के कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन कूलॉम्ब लॉ में इसमें फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। इट एक्ट्स अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग और एक्चुअल मोशन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट कॉन्टैक्ट एरिया। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी विथ फ्रिक्शन। ए बॉडी इज इक्विलिब्रियम इफ when friction is represent the limiting condition for equilibrium. Angle of friction tan phi equal to mu. Angle of response है tan theta r mu. Thus angle of response बराबर angle of friction. Liquid limiting equilibrium. A body is said to be in limiting equilibrium if it is about to move. In that case F equal to म्यू एन। तो ये बेसिक के जो फॉर्मूले हैं इनको याद रखने से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। ए ब्लॉक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.3, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड बिफोर इट स्टार्ट मूविंग। तो यह बेसिक फॉर्मूला है। एफ मैक्सिमम
इक्वल टू म्यू एन। तो यहाँ पर म्यू स्टेट कोफिशिएंट की वैल्यू दी है 0.3। नॉर्मल जो वेट है ये दिया गया 100, तो 30 न्यूटन इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सरफेस इज 30 डिग्री। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ सकता है प्रश्न, बेसिक है, इस फॉर्मूले पर आधारित। तो म्यू इक्वल टू 10/30, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.577। ए ब्लॉक रेस्ट ऑन ए rough inclined plane. The plane is slowly tilted until the block just starts to slide at 25 degree. The coefficient of friction is, तो tan theta mu, tan 25 degree 0.466, 0.466. If the coefficient of kinetic friction between two surfaces is 0.2 and the normal force is 50 n, then the kinetic frictional force is, तो ये भी उसी फॉर्मूले पर आधारित रहेगा, 10 न्यूटन, सी ऑप्शन राइट। द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल टू, ये भी IMP। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल लोड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल लोड, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया कॉन्टैक्ट, नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पीड। ड्राई फ्रिक्शन स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। की प्रिंसिपल ऑफ कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तो डायरेक्शन की बात की गई है, प्रोपोर्शनलिटी टू नॉर्मल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब आता है बेल्ट फ्रिक्शन, लास्ट टॉपिक है 7वां, बेल्ट फ्रिक्शन। तो बेल्ट फ्रिक्शन के बारे में बेसिक बात है कि बेल्ट्स आर यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू शाफ्ट यूजिंग पुलीज। When a belt is wrapped over a pulley, friction between the belt and the pulley surface allows power transmission. Tension in the belt, tight side tension, tension in the belt on the side that is being pulled, slack side tension, tension in the belt on the other side lesser. The difference between them, T1 T2, provides the effective force to transmit power. Belt friction formula है for a flat belt on a pulley, T1 T2 exponential mu theta, T1 tight side tension, T2 slack side tension. Coefficient of friction, angle of contact in radians, Euler's number. This is called Euler's equation on the capstan equation. Power transmission में P इक्वल टू T1 T2 इंटू V जो है बेल्ट वेलोसिटी है मीटर सेकेंड में। इसके क्वेश्चन की बात करें तो द रिलेशन बिटवीन टाइट स्लाइड टेंशन एंड स्लैक साइड टेंशन इज इन ए फ्लैट बेल्ट ड्राइवेस, इसको हमने देखा हुआ है T1 T2, सी ऑप्शन, और म्यू थीटा। ए बेल्ट हैज ए रैप एंगल ऑफ 180 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.3, if the slack side tension is 200, the maximum tight side tension is, वही फॉर्मूला जो है इसमें हमने रखा ही, तो E की वैल्यू आई, फिर इसमें हमने रख दिया, तो 500 न्यूटन इसका राइट आंसर है, बी 500 न्यूटन। If the coefficient of friction between the belt and pulley is doubled, the ratio of T1 T2 is, the relationship is exponential not linear. Doubling mu increases the ratio exponentially, increase exponentially, उसी फॉर्मूले से आ जाएगा इसमें। पावर ट्रांसमिटेड बाय ए बेल्ट ड्राइव इज गिवन बाय, तो बी इक्वल टू T1 T2 इंटू बेल्ट वेलोसिटी। एंगल ऑफ लैप कॉन्टैक्ट ऑफ ए बेल्ट ऑन ए पुली इफेक्ट, तो रेशियो अपॉन T1 एंड T2। तो यह थी हमारी आज की क्लास। आप हमारे ऑनलाइन
क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि एमपीपीएससी द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम के बारे में जो पार्ट ए का सिलेबस है, ये है भी हम सभी एग्ज़ाम के लिए एफएसओ, आरटीओ इंस्पेक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर और जितने भी एमपीपीएससी एग्ज़ाम आयोजित करेगा उनके लिए मार्गदर्शन के रूप में हम क्लासेस अवेलेबल कराते हैं। और जो आईटीआई प्रिंसिपल एग्ज़ाम है उसका भी पूरा सिलेबस हम एक बेसिक क्रैश कोर्स के रूप में पूरा कर रहे हैं। थैंक यू।